Students, now we will be studying the second lesson of your second unit of your 10th standard Kumar Bharati textbook. The lesson's name is The Three Questions. So this is written by Leo Tolstoy, who was a Russian writer and is regarded as one of the greatest authors of all time. Now we'll start. Once a certain king had an idea. If he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and who to avoid the most important thing to do, he would never fail in anything that he would undertake, and above all, if he always knew what was the most undertake. एक बार एक कोई तो भी राजा को एक आइडिया आया. अगर उसको हमेशा मालूम होता कि सही टाइम क्या है सब कुछ शुरू करने का, अगर उसको मालूम होता कि कौन सही लोग थे जिनका सुनना चाहिए और किनको अवॉइड यानी किनसे दूर रहना चाहिए, और सबसे महत्व चीज़ कौन सी है करने के लिए, वो कोई भी चीज़ में कभी भी फेल या नासफल नहीं होगा जो भी वो दैट ही वुड अंडरटेक, यानी जो भी वो करेगा. एंड अबव ऑल, इफ़ ही ऑलवेज न्यू वॉट वॉज द मोस्ट अंडरटेक, अगर उसे मालूम होता सबसे ज़्यादा अंडरटेक क्या है. सिंस ही वॉज कन्विंस दैट ही वॉज राइट इन थिंकिंग दिस वे, ही हैड अ प्रोक्लेमेशन मेड इन हिज किंगडम. क्योंकि वो कन्विंस यानी वो जान चुका था कि वो इस चीज़ में सही था, इस प्रकार सोचने में. ही हैड अ प्रोक्लेमेशन. प्रोक्लेमेशन मीन्स एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट इन पब्लिक, यानी एक सही का यानी घोषणा करना ऑफिशियल, यानी सपोज सरकारी घोषणा कोई हुई पब्लिक में यानी सब में, तो ऐसे ही हैड अ प्रोक्लेमेशन, उन्होंने घोषित कर दिया उसके राज्य में. ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड टू एनी वन हु वुड टीच हिम वॉट द राइट टाइम वॉज फॉर एवरी एक्शन, who the most necessary people were, and how he might know the most important thing to do. वो एक बहुत बड़ा बख्शी देना चाहते थे जिसको भी जो उन्हें सिखा सकता था कि हर चीज़ का सही समय क्या है, हर काम का सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन है, और वो कैसे जान सकता है सबसे महत्व चीज़ करने की कौन सी है. Many learned people came to the court, but they all gave different answers. In reply to the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months, and years, and must live strictly according to it. Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action, but that, not letting oneself be absorbed in idle pastimes, one should always attend to all that was going on, and then do that which was most essential. बहुत सारे जाने माने ज्ञानी लोग, लर्नड यानी ज्ञानी, सारे ज्ञानी लोग आए उस दिन दरबार में, कोर्ट यानी दरबार राजा का, पर सब ने अलग अलग जवाब दिए. पहले प्रश्न के उत्तर में किसी ने कहा कि ये जानने के लिए कि सही समय कौन सा है हर काम के लिए, एक को पहले से यानी काम के पहले से एक टेबल बनाना चाहिए, दिन का, महीनों का और सालों का, और उसके मुताबिक जीना चाहिए. दूसरों ने कहा कि ये इम्पॉसिबल यानी बहुत ही मुश्किल है, काम ऐसा कर ही नहीं सकते थे, पहले डिसाइड ही नहीं कर सकते थे कि सही टाइम कौन सा है हर काम के लिए. पर खुद को एब्जॉर्ब नहीं करने देना, आइडल यानी खाली बैठने में, यानी हमारे खाली समय में खाली नहीं बैठने देना चाहिए, और हर जन को उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए जो चल रहा था, और फिर वो करना चाहिए जो सबसे में एसेंशियल था. Yet others said that it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action, and that the king should instead have a council of wise people who would help him to fix the proper time for everything. हालांकि दूसरों ने कहा कि ये इम्पॉसिबल था एक आदमी के लिए ये डिसाइड करना, सही से एक टाइम डिसाइड करना हर काम के लिए, और राजा को एक काउंसिल रहना चाहिए वाइज पीपल के लिए जो उन्हें सही समय चूज करने में मदद करेंगे हर चीज़ के लिए. Equally varied were the answers to the second question. Some said the people
The king most needed were his counselors, others the priests, others the doctors, while some said the warriors were the most necessary. ऐसे ही विभिन्न उत्तर थे दूसरे प्रश्न के भी. कुछ लोगों ने कहा कि जो लोग थे जो राजा को सबसे प्रिय थे वो उसके काउंसलर थे, यानी जो उसको राजा को सलाह देते हैं वो. दूसरों ने कहा कि प्रीस्ट यानी मंदिर के पुजारी, कुछ ने कहा कि डॉक्टर्स, कुछ ने कहा वॉरियर्स यानी योद्धा सबसे महत्वपूर्ण थे. To the third question about what was the most important occupation, some replied that the most important thing in the world was science. Others said it was skill in warfare, and others again that it was religious worship. The king was convinced by none of these answers and gave the reward to none. तीसरे प्रश्न का उत्तर ये था कि सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दुनिया में, कुछ लोगों ने कहा साइंस यानी विज्ञान थी. दूसरों ने कहा कि युद्ध लड़ाई की कला, और दूसरों ने वापस ये कहा कि रिलीजियस वर्शिप यानी अपने धर्म की पूजा. राजा इन कोई भी प्रश्नों से संतुष्ट नहीं था और उसने रिवॉर्ड यानी बख्शीश किसी को नहीं दिया. He decided instead to go to a hermit who was widely renowned for his wisdom. The hermit lived in a small hut in a forest which he never left. He spoke only to common folk, so the king put on simple clothes and approaching the hermit's cell, dismounted his horse and left his bodyguard behind. उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो एक hermit यानी एक ऋषि के पास जाएंगे जो जाने माने जाते थे उनके विजडम के लिए. वो ऋषि एक छोटी कुटिया में रहते थे जंगल में, जहाँ से वो कभी नहीं जाते थे. वो सिर्फ सादे कॉमन फोक यानी सिर्फ सादे लोगों से बात करते थे. राजा ने सादे कपड़े पहन के, और जैसे ही वो उस ऋषि की कुटिया के पास पहुँचे वो अपने घोड़े से उतर गए और अपने बॉडीगार्ड को पीछे छोड़ दिया. When the king arrived, the hermit was digging the ground in front of his hut. He greeted the king but went on digging. The hermit was frail and weak, and each time he struck the ground with the spade and turned over a little earth, he breathed heavily. The king went up to him and said, "I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I most need, and to whom should I therefore pay most attention? And what affairs are the most important and need my first attention?" जब राजा पहुंचा, जो ऋषि था, जो हर्मिट था, वो अपने कुटिया के सामने वाले ज़मीन में गड्ढा खोद रहा था. उसने राजा को भेंट किया पर वो खोदते गया. जो हर्मिट था वो बहुत फ्रेल यानी डेलिकेट, नाजुक और कमज़ोर था, और हर बार जब भी वो ज़मीन को स्पेड यानी कुल्हाड़ी से मारता था और थोड़ी सी धरती ऊपर निकालता था, वो लंबी सांस लेता था, भारी सांस लेता था. राजा उसके पास गया और कहा, मैं तुम्हारे पास आया हूँ वाइज हर्मिट, तुमसे 3 प्रश्न पूछने. मैं ये कैसे सीख सकता हूँ कि कौन सी चीज़ कौन से सही समय पे करना, कि कौन लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और इसलिए सबसे ज़्यादा अटेंशन, सबसे ज़्यादा ध्यान मुझे किसके तरफ देना चाहिए, और कौन से काम ऐसे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे पहले मेरा अटेंशन मांगते हैं. The hermit listened to the king but said nothing. He just spat on his hand and resumed digging. The king watched in silence for a while. Then, feeling sorry for the hermit, he said, "You are tired. Let me take the spade and work a while for you." The hermit silently handed over the spade and sat down on the ground. When he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his questions. The hermit again gave no answer but rose, stretched out his hand for the spade and said, "Now rest a while and let me work a bit." But the king did not give him the spade and continued to dig. वो जो ऋषि था उसने राजा की बात सुनी पर कुछ नहीं कहा. उसने सिर्फ अपने हाथ पे थूका और रिज्यूम्ड यानी कंटिन्यूड आफ्टर अ पॉज, यानी थोड़ा रुक के वापस प्रारंभ करना, फिर वापस शुरू कर दिया खोदना. राजा था वो शांत होकर देख रहा था. फिर उसे बुरा लगा उस ऋषि के लिए, तो उसने कहा कि तुम थक गए हो, मुझे दो कुल्हाड़ी और मुझे तुम्हारे लिए काम करने दो.
वो ऋषि ने चुपके से उस कुल्हाड़ी को दे दिया राजा को और बैठ गया ज़मीन पे। जब राजा ने 2 बेड खोद लिए थे तो राजा रुका और उसने अपने प्रश्न वापस पूछे। जो ऋषि था उसने वापस कोई जवाब नहीं दिया, पर वो खड़ा हुआ, अपना हाथ आगे बढ़ाया कुल्हाड़ी के लिए और कहा, अभी तुम थोड़ी देर आराम करो और मुझे काम करने दो। पर राजा ने उसे कुल्हाड़ी नहीं दी और खोदते रहा। 1 hour passed and another. The sun began to sink behind the trees, and the king at last stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise one, for an answer to my questions. If you can give me none, please say so, and I will go home. Here comes someone running in, said the hermit. Let us see who it is. 1 घंटा हो गया और एक और। जो सूरज था वो पेड़ों के नीचे डूबने लगा और राजा ने आखिर में कुल्हाड़ी को ज़मीन में मार दिया, गाड़ दिया और कहा, मैं तुम्हारे पास आया एक जवाब के लिए मेरे प्रश्नों का। अगर तुम मुझे नहीं दे सकते तो प्लीज़ ऐसा कह दो, मैं घर चला जाऊंगा। यहाँ कोई दौड़ते हुए आ रहा है, ऋषि ने कहा, देखते हैं ये कौन है। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट। राजा पीछे पलटा और उसने देखा एक दाढ़ी वाले आदमी को जंगल से बाहर भागते हुए आते। Pressed against his stomach and blood was flowing from under them. When he reached the king, he fainted and fell to the ground, moaning feebly. The king and the hermit unfastened the man's clothing. There was a large wound in his stomach. The king washed it as well as he could and bandaged it with his handkerchief and a towel the hermit had. But the blood would not stop flowing, and the king again and again removed the bandage soaked with warm blood and washed and rebandaged the wound. When at last the blood stopped flowing, the man revived and asked for something to drink. The king brought some fresh water and gave it to him. जब वो राजा तक पहुंचा, वो बेहोश हो गया और ज़मीन पे गिर गया, धीरे धीरे मून करता हुआ, यानी हल्की सी आवाज़ निकलता हुआ। जो राजा और ऋषि थे उन्होंने उसके कपड़े लूज़ किए। उसके पेट पे एक बहुत बड़ा घाव था। राजा ने उसे धोया जितना अच्छी से वो धो सकता था और उसे मरहम पट्टी लगा दी उसके रुमाल से और एक टॉवेल से जो ऋषि के पास था। पर खून रुक नहीं रहा था और राजा ने बार बार उस पट्टी को गीला किया गर्म पानी से और धोया और वापस से पट्टी करते गया। आखिरकार जब खून बहना बंद हो गया तो वो आदमी होश में आया और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। राजा ने कुछ फ्रेश वाटर, साफ पानी लाया और उसे दे दिया। Meaning the sun had set and it had become cool. So the king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut. The man lay there quietly with his eyes closed. By now the king was so tired after his walk and the work he had done that he lay down himself and also fell asleep. When he awoke in the morning, it took him some time to remember where he was and who was the strange bearded man lying by his side and gazing intently at him. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake and was looking at him. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. उतने में ही सूरज ढल गया था और ठंडा हो गया था, तो राजा उस ऋषि की मदद से उस घायल आदमी को कुटिया में ले गए। वो आदमी उधर शांति से लेट गया, उसकी आंखें बंद करते हुए। अब तक राजा इतना थका हुआ था उसके वॉक के बाद और उसने जो काम किया था, वो लेट गया और वो भी सो गया। जब वो उठा सुबह, उसे थोड़ा टाइम लगा ये याद करने में कि वो कहाँ था और वो अजीब सा दाढ़ी वाला आदमी कौन था जो उसके बाजू में लेटा था, जो उसके तरफ इंटेंटली मीन्स वेरी अटेंटिवली, ईगरली, बहुत ध्यान से देख रहा था उसके तरफ। मुझे माफ़ कर दो, उस दाढ़ी वाले आदमी ने कहा कमज़ोर आवाज़ में, जब उसने देखा कि जब राजा था वो सो के उठ गया था और उसकी तरफ देख रहा था। मैं तुम्हें जानता नहीं।
तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ. I am that enemy of yours who swore to avenge himself on you because you executed his brother and seized his property. मैं वो दुश्मन हूँ तुम्हारा जिसने ये प्रण लिया था कि मैं बदला लूँगा तुमसे क्योंकि तुमने मेरे उसके भाई को मारा और उसकी प्रॉपर्टी जो है वो छीन ली. I knew you had gone alone to see the hermit and I resolved to kill you on your way back. But the day passed and you did not return. So I came out of my ambush to find you. Your bodyguards recognized me and wounded me. I escaped from them but would have bled to death had you not dressed my wound. I wished to kill you, but you have saved my life. Now, if I live and if you wish it, I'll serve you all my life. मैं जानता था कि तुम उस ऋषि को अकेले मिलने गए थे और मैंने ये निश्चय किया था कि तुमको मारूंगा तुम्हारे वापस आते टाइम. पर जो दिन था वो चले गया और तुम लौटे नहीं. तो मैं अपने एम्बुश मीन्स प्लेस ऑफ हाइडिंग बिफोर अटैक. तो मैं अपने छुपने वाली जगह से बाहर आया तुम्हें ढूंढने के लिए. तुम्हारे जो बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया. मैं उनसे बच गया पर आई वुड हैव ब्लेड, मेरा रक्त बह के मेरी मृत्यु हो जाती अगर तुमने मेरे घाव को भरा नहीं होता. आई विश टू किल यू, मैं चाहता था तुम्हें मारने का पर तुमने मेरी जान बचाई है. अगर मैं अभी जीऊँ और अगर तुम चाहो आई विल सर्व यू ऑल माई लाइफ, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी सेवा करूँगा. The king was very glad to have made peace with an enemy so easily and to have gained him for a friend. He not only forgave him but he said he would send his men and his own physician to attend to him. The king then took leave of him and went out of the hut to look for the hermit. Before going away, he wished once more to beg for an answer to the questions he had asked. राजा बहुत खुश था कि उसने शांति कर ली थी एक दुश्मन से इतने आसानी से और उससे एक दोस्त बना लिया था. उसने उसे माफ़ ही नहीं किया पर उसने कहा कि वो अपने खुद के आदमी और अपना खुद का जो डॉक्टर था उसे देखने के लिए भेजेगा. राजा वहाँ से चले गया और उस कुटिया के बाहर गया उस ऋषि को ढूंढने के लिए. जाने के पहले उसकी एक इच्छा थी कि वो एक आंसर एक यानी उत्तर के लिए एक और बार पूछे उस ऋषि से. The hermit was outside, on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. जो ऋषि था वो बाहर था उसके घुटनों पे बीज बोता हुआ उन खोदे हुए गड्ढों में जो पहले वाले दिन खोदे गए थे. The king approached him and said, "For the last time, I pray you to answer my questions, wise man." राजा उसके पास गया और कहा, आखिरी बार मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ कि इन मेरे प्रश्नों का जवाब दे दो आदमी. You have already been answered, said the hermit, still crouching on his thin legs and looking up at the king who stood before him. तुम्हारे प्रश्नों का जवाब तुम्हें मिल चुका है, ऐसा ऋषि ने कहा. स्टिल क्राउचिंग मीन्स बेंडिंग, जो झुका हुआ था उसके पतले से पैरों पे और ऊपर राजा के तरफ देख रहा था जो उसके सामने खड़ा था. What do you mean? asked the king. Do you not see, replied the hermit, if you had not pitied my weakness yesterday and stayed to dig these beds for me, you would have gone back and been killed by that man. So the most important time was when you were digging the beds and I was the most important man and to do me good was your most important business. क्या तुम देख नहीं सकते, ऋषि ने कहा, अगर तुम्हें मेरी कमज़ोरी पर दया नहीं आती, पीटी यानी दया, कल नहीं आती और तुम खोदने के लिए रुकते नहीं इन गड्ढों को मेरे लिए, तुम वापस गए रहते और तुम्हें उस आदमी ने मार दिया रहता. तो सबसे इम्पोर्टेंट समय ये था, सबसे महत्वपूर्ण समय ये था जब तुम वो गड्ढे खोद रहे थे और सबसे महत्वपूर्ण आदमी मैं था और मेरा भला करना, मेरा अच्छा करना तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था.
Afterwards, the most important time was when you were attending to that man, for if you'd not bound his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. Remember then, there is only one time that is important now. बाद में सबसे इम्पोर्टेंट समय वो था जब तुम उस आदमी की सेवा कर रहे थे, और अगर तुमने उसके घाव बांधे नहीं होते तो वो मर गया होता तुमसे बिना शांति किए, यानी बिना तुम्हारा दोस्त बने। तो सबसे महत्वपूर्ण आदमी वो था उस समय, और तुमने उसके लिए जो किया वो तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था। ये ध्यान में रखो, एक ही सबसे इम्पोर्टेंट समय होता है नाउ, यानी अभी। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट्स द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट समय इसलिए है क्योंकि ये अकेला टाइम होता है जब हमारे पास पावर होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द वन विथ whom यू आर। सबसे महत्वपूर्ण इंसान वो है जिसके साथ तुम हो, for you do not know whether you will have dealings with anyone else, and the most important thing is to do this person good because for that purpose alone were you sent into this life. सबसे महत्वपूर्ण इंसान वो है जिसके साथ तुम हो, क्योंकि तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुम्हारे डीलिंग्स किसी और के साथ होंगे कि नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण